आज के दिन अगर कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस में और वो अगर अपना आईपीओ लेकर आती है तो आप मान के चलो कि उस आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा और उस आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग भी होगी। इसीलिए तो हर दूसरी ईवी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और आज हम बात करें डेल्टा ऑटोकॉप लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। और एज यूजुअल सबसे पहले अपने देख लेंगे आईपीओ डिटेल्स को, उसके बाद कंपनी की बिजनेस को समझ लेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या चीज की बिजनेस करती है। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेंगे और फिर ये देख लेंगे कि कंपनी किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। फिर ये जान लेंगे कि इस आईपीओ की करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है। और फाइनली मैं ये बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, अप्लाई या फिर अवॉइड। तो सबसे पहले अपने आईपीओ की टाइमलाइन को देख लेते हैं। यह आईपीओ 7 जनवरी यानी कि ट्यूसडे को ही खुल चुका है और क्लोज 9 जनवरी को होगा यानी कि कमिंग थर्सडे को। और इस आईपीओ की अलॉटमेंट 10th ऑफ जनवरी को अनाउंस हो जाएगी और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 13th जनवरी ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो जाएगा। फाइनली ये आईपीओ 14 जनवरी यानी कि अगले ट्यूसडे को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का होगा और प्राइस बैंड जैसा कि आप देख पा रहे हो 123 से लेकर 130 रुपीज पर शेयर का होगा। यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको यह आईपीओ अप्लाई करना पड़ेगा वो हो जाएगा 130 रुपीज पर शेयर का। एक लॉट में 1000 शेयर्स है और इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 54 करोड़ 60 लाख का है। अच्छी बात यह है कि इसमें से लगभग 50.5 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी का 4 करोड़ ऑफर फॉर सेल, यानी कि 50 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे और बाकी का 4 करोड़ सेलिंग प्रमोटर्स के पास। अब क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग बीएसई या एनएसई पे नहीं बल्कि एनएसई के एसएमई एमर्ज प्लेटफॉर्म पे होगी। चलो अब इस आईपीओ की रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो एज यूजुअल रिटेल कैटेगरी वालों के लिए ऑलमोस्ट 35% का स्टेक रिजर्व्ड है, एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए ऑलमोस्ट 15% का और बाकी का 50% एंकर इन्वेस्टर्स, मार्केट मेकर्स और क्यूआईबी के लिए। यहाँ अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें जैसा कि मैंने बताया 1000 शेयर्स होंगे और उसका टोटल वैल्यू 1,30,000 का निकल कर आता है। इसके अलावा अगर आप एक से ज्यादा लॉट में अप्लाई करते हो तो आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में चल जाओगे जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो जाएगा यानी कि 2,60,000। प्रमोटर्स के पास आईपीओ आने से पहले ऑलमोस्ट 98% का स्टेक था जो कि काफी अच्छा है। अब अगर मैं बात करूं एंकर इन्वेस्टर्स की तो कंपनी ने लगभग 15 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी रेज कर लिए। चलो अब इनके एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो यहां पर एक बड़ा नाम शामिल है और वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। इसके अलावा बाकी के जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनमें से कोई भी इतना ज्यादा पॉपुलर या फिर रेप्यूटेड नहीं है। चलो अब समझ लेते हैं कंपनी के बिजनेस को कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो ये कंपनी ना टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर कर कर बेचती है। ये कंपनी ना डेल्टिक नाम के ब्रांड नेम के अंडर ऑपरेट करती है। चलो इनकी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि ये कौन कौन सी ईवीज मैन्युफैक्चर करके बेचती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ई स्कूटर्स में यानी कि टू व्हीलर्स में ये बेसिकली स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करती है और उसमें 4 मॉडल्स अभी तक बाहर आए हैं। एक डेल्टिक लीगन का जो कि इस तरीके से दिखता है, दूसरा डेल्टिक ट्रेंटो का जो कि इस तरीके से दिखता है, उसके अलावा डेल्टिक ZGS जो कि कुछ ऐसा दिखता है और फाइनली डेल्टिक ड्रिक्स जो कि इस तरीके से दिखता है। अब ये हो गई इनकी टू व्हीलर की सेगमेंट। अब अगर हम बात करें कंपनी की थ्री व्हीलर सेगमेंट में तो कंपनी बेसिकली ई रिक्शास, लोडर और गार्बेज कार्ट्स बेचती है। चलो उनको भी देख लेते हैं। तो इनकी ई रिक्शास कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके अलावा अगर आप इनकी लोडर्स को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लोडर्स ना हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काम आते हैं। इसके अलावा इनकी होती है गार्बेज कार्ट्स जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। कंपनी की ना टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक वेस्ट बंगाल में और दूसरी उत्तर प्रदेश में। कंपनी लगभग 25 स्टेट में 300 से भी ज्यादा डीलर्स के थ्रू ऑपरेट करती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो आप देखोगे कि कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50% थ्री व्हीलर सेगमेंट से आता है और ऑलमोस्ट 42% टू व्हीलर सेगमेंट से और बाकी का 8% अपने ईवी से रिलेटेड स्पेयर्स और एक्सेसरीज बेचकर। अब एक शॉकिंग बात बताता हूं, कंपनी ने ऑल्दो अपने आरएचपी में
खुद को ईवी मैन्युफैक्चरर बताए, बट असलियत कुछ और ही है। कंपनी ना पूरी ईवी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो बेसिकली चाइना या दूसरी कंट्री से ईवी के कंपोनेंट्स को बस इंपोर्ट करती है और यहाँ इंडिया में उसे बस असेंबल करके अपने प्रोडक्ट के तौर पे बेचती है। और ये बेचती भी डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं, बल्कि दूसरे डीलर्स को है। यानी कि कंपनी मेनली B2B सेगमेंट में ही ऑपरेट करती है, जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे बिजनेसेस को बेचती है और वो डीलर्स फिर आगे चलकर एंड कस्टमर्स को बेचते हैं। चलो ये हो गया बिजनेस का बात। अब अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट्स की बात करूं तो 2022 में इनके पास लगभग 20 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि 2023 में थोड़े से ग्रो हुए और 21 करोड़ पे पहुंच गए। फिर 2024 में थोड़ा और ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये 34 करोड़ पर पहुंच गए। और अगर मैं बात करूं कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीने के बाद का क्या सीन है, तो अभी कंपनी के पास ऑलमोस्ट 47 करोड़ के एसेट्स हैं। तो यार एसेट्स में तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब रेवेन्यू को भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू इनका 2022 में 57 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2023 में 80 करोड़ का हो गया। एक अच्छा जंप है ये। उसके बाद 2024 में अगेन 81 करोड़ के आसपास था, मतलब 2023 से 2024 में उतना ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया रेवेन्यू के टर्म्स में। और अगर मैं बात करूं इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीने में इन्हें 45 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट करूं कि अगर 7 महीने में 45 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक हुआ है, तो पूरे 12 महीने में कितने का होगा, तो ये लगभग वापस से 80-81 करोड़ का ही होगा। यानी कि पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 80 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है। रेवेन्यू में आज सच कोई अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट्स की बात करूं तो नेट प्रॉफिट्स इनका 2022 में 4.2 करोड़ का था, जो कि थोड़ा सा बढ़कर 2023 में 5.13 करोड़ का हो गया। इसके बाद 2024 में नेट प्रॉफिट में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है और ये 8.22 करोड़ का हो गया। इसके बाद अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीने की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इन्हें लगभग 4.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि अगेन मैं प्रो राटा बेसिस पे अगर कैलकुलेट करूं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट साल के अंत में कितना होगा, तो वो अगेन 8 करोड़ के आसपास ही आ रहा है। यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में ही एज सच कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। अब अगर मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करूं तो इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस 2024 के एंड में 17.5 करोड़ का था, जो कि रिड्यूस होकर 31 अक्टूबर तक 11.5 करोड़ के आसपास पहुंच गए। यानी कि इनकी रिजर्व्स में एक रिडक्शन देखने को मिल रही है। हो सकता है ये इसलिए हुआ हो क्योंकि कंपनी अपना आईपीओ ला रही थी, तो हो सकता है कि कंपनी ने इन पैसों से कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हो। और अगर मैं बात करूं बोरोइंग्स की, तो इनकी बोरोइंग्स 2022 के एंड में 7 करोड़ के आसपास थी, जो कि 2023 के एंड में रिड्यूस हुई, जो कि एक अच्छी बात है, और 4 करोड़ के आसपास पहुंच गई। लेकिन 2024 के एंड तक इनकी बोरोइंग्स 4 करोड़ से जंप होकर 10 करोड़ तक पहुंच गई और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीने के बाद इनकी बोरोइंग्स थोड़ी और बढ़कर 11.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई। जिसका मतलब ये होता है कि इनका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो 0.49 का निकल कर आ रहा है। यानी कि इनका डेट अंडर कंट्रोल ही है, यहां कोई टेंशन की बात नहीं है। अब अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो ये 23% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21% का। तो ये तीनों रेशियोज ही डिसेंट है, यहां भी अगेन कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही। अब चलो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं। तो 2022 में इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 7% का था, जो कि 2023 में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है और ये भी लगभग 6-7% के आसपास ही दिख रहा है, 6% टू बी मोर प्रिसाइज। और 2024 में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में, ऑलमोस्ट 10% का पहुंच गया। और फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर बात करूं तो अभी तक जो प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया है उसके हिसाब से भी अगेन 10-11% का मार्जिन ही चल रहा है। यानी कि कंपनी के मार्जिन में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जो मार्जिन 2022 को सिर्फ 7% के आसपास था, वो थोड़ा सा बढ़कर अब 11% के आसपास पहुंच गया। तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब चलो कंपनी की वैल्यूएशंस की बात कर लेते। तो कंपनी लगभग 200 करोड़ की वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो इनका प्री आईपीओ पी रेशियो 18 के आसपास हुआ और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 6.5 के आसपास। लेकिन ये दोनों ही रेशियोज ज्यादा है या फिर कम, ये हम तभी कमेंट कर पाएंगे जब हम इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ इन्हें कंपेयर करेंगे। तो चलो एक बार पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी ने अपने आरएचपी में सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में एक्नॉलेज किया है और वो है वर्ड विजर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड,
जिसका पी रेशियो करंटली 72 का है और इसके अगेंस्ट कंपनी का सिर्फ 18 का है। यानी कि अपने पीयर के मुकाबले तो कंपनी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देख लूं तो वहां भी आप देखोगे कि अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कंपनी काफी सही वैल्यूएशन पर यह आईपीओ लेकर आ रही है। अब चलो ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देख लेते हैं। तो यहां भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर वॉट विजर्ड इनोवेशंस के मुकाबले काफी सही है। अब चलो ये देख लेते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से जो पैसे उठाने जा रही है, यानी कि जो फ्रेश इशू से कंपनी के पास पैसे आएगी, उन पैसों से कंपनी करेगी क्या। तो कंपनी ना सबसे पहले एक फैब्रिकेशन और पेंटिंग प्लांट सेटअप करेगी अपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट के लिए। उसके बाद कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट अपने नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के पीछे करेगी, कुछ पैसे अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यानी कि अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, और बचे कुछ पैसे कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इस आईपीओ के इशू एक्सपेंस को मीट करने के लिए यूज करेगी। चलो अब ये देख लेते हैं कि इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो करंटली एज एट 7 जनवरी 2025 इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 84% के आसपास का चल रहा है। यानी कि अगर इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग हो जाती है तो आपको एक लॉट में 1 लाख से भी ज्यादा का लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। बट ऑब्वियसली ये ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक इंडिकेशन देती है, यानी कि एक्चुअल में लिस्टिंग इससे काफी ऊपर या काफी नीचे भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना। रही बात मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, तो देखो सेक्टर तो काफी बढ़िया नो डाउट, बट प्रॉब्लम यह है कि इस सेक्टर में ना काफी सारे छोटे प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और काफी सारे बड़े प्लेयर्स भी। तो इन छोटे प्लेयर्स को इन बड़े प्लेयर्स के साथ कंपीट करना काफी टफ होने वाला है, क्योंकि यार इनकी जो रेवेन्यू होती है ना उससे ज्यादा तो इनका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है। और आगे चलकर देखा यह जाता है कि ये छोटी कंपनीज या तो बंद हो गई या फिर इन बड़ी कंपनीज के साथ मर्ज हो गई। ऊपर से आपने अभी अभी देखा कि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में एज सच ग्रोथ भी मिसिंग है। तो मैं किस बेसिस पे इस कंपनी पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठ लूं। इसीलिए अगर मैं इस आईपीओ में अप्लाई करता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। एंड आई एम होपफुल कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये डिसीजन लेने में भी हेल्प होगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। फाइनली यार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन वीडियोस को रिसर्च करके बनाने में काफी टाइम जाता है। तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। चलो फिर मिलते हैं अगले आईपीओ के रिव्यू वीडियो में।